रेवरेंड इंसैनिटी और गू डाओइस्ट मास्टर। द स्टोरी ऑफ फैंग युआन अर्थात पागल संत। अध्याय 2006 से 2010। नमस्कार, आप कहानी में खो जाएं उससे पहले चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन ऑन करें। धन्यवाद। रेवरेंड इंसैनिटी अध्याय 2006 छाया संप्रदाय के सच्चे सदस्य। आप ऑडियो बुक्स 108 देख रहे हैं। धोखेबाजों से सावधान रहें। अध्याय 2006 छाया संप्रदाय के सच्चे सदस्य। मध्य महाद्वीप। ये क्यूई फसल फल मेरा है। दफा हो जाओ, तुम्हारी इच्छा। क्यूई ज्वार अभी अभी गुजरा था। सेंट्रल कॉन्टिनेंट के अकेले अमर लोगों का एक समूह लगभग 10 क्यूई फसल फलों के लिए जमकर लड़ रहा था। ग्रोटो स्वर्ग के लिए उनके अंदर उभरे क्यूई फसल के फल एक बड़ी आपदा थे। लेकिन क्यूई फसल के फल जो क्यूई ज्वार के बाद पीछे रह गए थे, वे हर फू अमर द्वारा वांछित अनमोल खजाने थे। क्यूई ज्वार प्रकट हुए काफी समय हो चुका था। 5 क्षेत्रों के फू इमॉर्टल्स क्यूई फसल फल के उत्कृष्ट प्रभाव से पूरी तरह अवगत थे। फू इमॉर्टल्स को किसी क्यूई पथ प्राप्ति की आवश्यकता नहीं थी जब तक वे क्यूई फसल के फल प्राप्त करते थे और उन्हें अपने छिद्र में कुचल देते थे। वे स्वर्ग और पृथ्वी क्यूई के सामंजस्य में काफी सुधार कर सकते थे, जिससे अन्य फू इमॉर्टल्स की तुलना में पहले कार्रवाई की स्वतंत्रता प्राप्त हुई। जैसे ही अमर लड़ रहे थे, प्रकाश की एक बर्फीली किरण आसमान से होकर उनकी ओर चली। प्रकाश की किरण तेज और भयंकर थी, जो सीधे फू इमॉर्टल की ओर जा रही थी। ये सेंट्रल कॉन्टिनेंट गू इमॉर्टल केवल 6ठी रैंक का था। जब उसने देखा कि प्रकाश की किरण भयंकर लग रही थी लेकिन उसमें केवल रैंक 6 की आभा थी, तो उसने उपहास किया। उसने अपनी रक्षात्मक हथियारी चालें सक्रिय कर दी। बम। प्रकाश की किरण ने फू इमॉर्टल पर प्रहार किया और उसे भेद दिया। कैसे? प्रभावित गू इमॉर्टल की आंखें खुली हुई थी, उसकी अभिव्यक्ति अविश्वास से भरी हुई थी। दोनों पक्ष 6ठे स्थान पर थे, तो इतना बड़ा अंतर क्यों था? ये कौन है? आह, क्या ये हिम दानव हो सकता है? शेष 2 सेंट्रल कॉन्टिनेंट गू इमॉर्टल्स भी 6ठे स्थान पर थे। जब उन्होंने गू इमॉर्टल को, जिससे वे गतिरोध में लड़ रहे थे, तुरंत मरते हुए देखा तो वे डर से पीले पड़ गए। दोनों ने तुरंत एक रहस्यमय राक्षसी अमर के बारे में सोचा जो हाल ही में उभरा था। ये व्यक्ति अक्सर क्यूई फसल के फलों के लिए लड़ता दिखाई देता था और बहुत शातिर था। लड़ने की हिम्मत न करते हुए दोनों तेजी से पीछे हट गए। प्रकाश की उस बर्फीली किरण ने उन्हें नजरअंदाज कर दिया और क्यूई फसल के फलों को लूटते हुए सीधे अपने लक्ष्य की ओर बढ़ गई। बर्फ की किरण ने उन्हें प्राप्त करने के बाद अत्यधिक सतर्कता के साथ तुरंत छोड़ दिया। कुछ मिनटों तक आगे बढ़ने और छिपने के विभिन्न तरीकों का उपयोग करने के बाद प्रकाश की यह बर्फीली किरण एक अनाम घाटी में रुक गई। बर्फ छंट गई और फू इमॉर्टल की शक्ल सामने आ गई। बाय निंग बिंग के अलावा वह और कौन हो सकता है? भाग्य युद्ध के बाद बाय निंग बिंग को बाहर छोड़ दिया गया था और फेंग युआन ने उसे वापस नहीं बुलाया। बाय निंग बिंग ने अस्थायी रूप से स्वतंत्रता प्राप्त की और अकेले खेती करने का विकल्प चुनते हुए हेनरी फैंग के पक्ष में वापस नहीं लौटना चाहती थी। इस अवधि के दौरान वह बेहद सक्रिय थी और उसने अपने अमर एपर्चर में उनका उपयोग करके कई क्यूई फसल फलों को जब्त कर लिया था। उसके द्वारा प्राप्त इन क्यूई फसल फलों का हेनरी फैंग के रैंक 8 ग्रोटो स्वर्ग पर नगण्य प्रभाव होगा। लेकिन बाय निंग बिंग की रैंक 6 धन्य भूमि पर प्रभाव स्पष्ट थे। बाय निंग बिंग के पास मूल रूप से भविष्य का आत्मबल था और वह चरम रैंक 7 युद्ध शक्ति हासिल कर सकती थी। लेकिन भाग्य युद्ध के बाद समय की नदी की निचली धाराएं हिंसक हो गईं। भविष्य के स्वयं ने अपना प्रभाव खो दिया। बाय निंग बिंग की युद्ध शक्ति अपनी मूल रैंक 6 स्तर पर लौट आए। कुछ 100 और क्यूई फसल फल प्राप्त करने के बाद मैं 2 घंटों तक अपनी पूरी ताकत से युद्ध कर सकता हूँ। बाय निंग बिंग ने अंदर का अनुमान लगाते हुए जब्त किए गए क्यूई हार्वेस्ट फलों का उपयोग किया। अचानक उसके दिल को झटका लगा क्योंकि उसे कुछ गलत होने का एहसास हुआ। वो तुरंत घाटी से बाहर चली गई, लेकिन बहुत देर हो चुकी थी। एक बैंगनी प्रकाश बाधा ने उसे तेजी से फंसा लिया, सीधे एक स्वतंत्र स्थान बना दिया जो बाहरी दुनिया से अलग हो गया था। यह एक अमर युद्ध क्षेत्र हत्यारी चाल है।
बाय निंग बिंग ने भौहें चढ़ाई। ये कौन है, बाहर आओ। ताली ताली ताली। जोरदार तालियों के बाद फेरी जी वेई ने खुद को प्रकट किया। उसने मुस्कुराहट के साथ बाय निंग बिंग की ओर देखा। वास्तव में तुमने मुझे युद्ध के मैदान में इस घातक चाल को सक्रिय करते हुए महसूस किया। हेनरी फैंग द्वारा चुनी गई प्रतिभा के योग्य ये तुम हो। बाय निंग बिंग ने तुरंत फेरी जी वेई को पहचान लिया और उसका दिल बैठ गया। दुश्मन 8वें रैंक का फू इमोर्टल था, जबकि उसकी ताकत केवल 6ठे रैंक पर थी। यदि भविष्य में उसका अस्तित्व होता तो उसे अभी भी विरोध करने की कुछ आशा हो सकती थी, लेकिन ताकत में वर्तमान अंतर बहुत बड़ा था, इसने उसे असहाय बना दिया। फेरी जी वेई ने बाय निंग बिंग पर अपनी नजरें गड़ा दी और दिलचस्पी से पूछा, कैसे हुआ तुम्हें इसका एहसास है? मैंने आपको किसी विशेष जांच पद्धति का उपयोग करते हुए नहीं देखा। बाय निंग बिंग की अभिव्यक्ति बर्फ की तरह ठंडी थी। उसने उत्तर दिया, ये केवल एक वृत्ति थी। तुमने पहले से ही घात लगा रखी थी और मेरे चारा लेने का इंतजार कर रहे थे। फेरी जी वेई ने हंसते हुए कहा, आपने हाल ही में कई बार कार्रवाई की है, सभी सुराग मेरे पास हैं, इसलिए यह पता लगाना कोई मुश्किल बात नहीं है कि आप कब कोई कदम उठाएंगे और कहां पीछे हटेंगे। क्या आपने वास्तव में केवल अपने अंतर्ज्ञान से खतरे का पता लगाया था? मेरी अमर युद्ध क्षेत्र की हत्यारी चाल सक्रिय होने पर कोई आभा लीक नहीं करती थी। इस समय एक और व्यक्ति बाय निंग बिंग से बहुत पीछे नहीं दिखाई दिया, वह ओल्ड मैन झेंग युआन था। बूढ़े आदमी झेंग युआन ने खांसते हुए कहा, लेडी जी वेई, यह मानव क्यूई के कारण होता है। हालांकि बाय निंग बिंग ने किसी विशेष जांच पद्धति का उपयोग नहीं किया, लेकिन उसके पास मजबूत मानव क्यूई है। जब हमने उसे फंसाने की कोशिश की तो हमने उसकी मानवीय क्यूई को उत्तेजित कर दिया होगा, जिससे उसे सहज रूप से इसका एहसास हो गया। बाय निंग बिंग ने फुसफुसाया और युद्ध का रुख अपनाया। आप बहुत ज्यादा बात करते हैं, चलो लड़ते हैं, हेवनली कोर्ट। फेरी जी वेई की मुस्कान और भी उज्जवल हो गई। आप गलत हैं, बाय निंग बिंग, हम हेवनली कोर्ट का प्रतिनिधित्व नहीं कर रहे हैं, बल्कि छाया संप्रदाय का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। हम तुम्हें मारने नहीं आए थे। क्या? बाय निंग बिंग आश्चर्यचकित थी। आपने फैंग युआन का पक्ष लिया। बूढ़े आदमी झेंग युआन ने हंसते हुए कहा, इस कनिष्ठ फैंग युआन ने छाया संप्रदाय के नेता का पद चुरा लिया है। हम सच्चे छाया संप्रदाय का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। सच्चाई का अनुमान लगाते ही बाय निंग बिंग का दिमाग हिल गया। स्पेक्ट्रल सोल पुनर्जीवित हो गई है। आप मेरे माध्यम से हेनरी फैंग के साथ समस्या ढूंढना चाहते हैं। आप क्या सोचते हैं? हमसे जुड़ें। क्या आप युआन फैंग से छुटकारा पाना और खुद को सभी बंधनों से मुक्त नहीं करना चाहते? परी जी वेई ने लुभाया। बाय निंग बिंग ने व्यंग्य किया और फेरी जी वेई को गहराई से देखा। बेशक मुझे आजादी चाहिए, लेकिन आपके साथ जुड़ने और युआन फैंग का साथ देने में क्या अंतर है? मैं युआन फैंग की तुलना में आप लोगों के साथ और भी अधिक प्रतिबंधित रहूंगा। उसने देखा कि फेरी जी वेई और ओल्ड मैन झेंग युआन के साथ क्या गलत था। वे स्पष्ट रूप से स्पेक्ट्रल सोल द्वारा गुलाम बनाए गए थे। हेनरी फैंग के साथ खड़े होकर बाय निंग बिंग को कम से कम एक सहयोगी होने का एहसास हुआ। लेकिन अगर वह उसके सामने छाया संप्रदाय में शामिल हो गई, तो वह केवल स्पेक्ट्रल सोल की गुलाम होगी। फेरी जी वेई ने सिर हिलाया, लेकिन आपके पास कोई विकल्प नहीं है ना? बूढ़े आदमी झेंग युआन ने कहा, आत्मसमर्पण करो या मरो, चुनो। बाय निंग बिंग की चुप्पी ज्यादा देर तक नहीं टिकी। कुछ समय की सांस के बाद उसने सिर हिलाया, मैं आपके साथ जुड़ूंगी। बूढ़े आदमी झेंग युआन ने पास आकर बाय निंग बिंग के कंधे को थपथपाया। यह एक बुद्धिमान विकल्प है। निश्चिंत रहें, हम आपके सूचना पथ गठबंधन समझौतों से निपटेंगे, लेकिन आपकी ड्रैगनमैन स्थिति कुछ हद तक परेशान करने वाली है। ये फैंग युआन ही थे जिन्होंने आपको इसे बदलने में मदद की। उन्होंने जिस ड्रैगनमैन पद्धति का इस्तेमाल किया, उसमें संभवतः कई बदलाव हुए। थोड़े समय के भीतर इससे छुटकारा पाना बहुत मुश्किल होगा। कोई चिंता नहीं, मुझे इसकी आदत हो चुकी है। बाय निंग बिंग ने उदासीनता से कहा।
पहले उसे फैंग युआन द्वारा प्रतिबंधित किया गया था, फिर उसने शैडो संप्रदाय में प्रवेश किया और ओल्ड मैन यान शी द्वारा नियंत्रित किया गया। बाद में वह नए ड्रैगनमैन में परिवर्तित होकर फिर से हेनरी फैंग के पक्ष में लौट आए। अब उस पर फेरी जी वेई ने शिकंजा कस दिया था। बाइंडिंग बिंग सही थी, वह पहले से ही इसकी आदी थी। लगभग उसी समय आत्मा को शांति देने वाला कुटी स्वर्ग। चाची, यह आत्मा का मूल है जो मैंने हाल ही में प्राप्त किया है। ये बेहद अजीब है, कृपया इसका मूल्यांकन करें। एक जून ने सम्मानपूर्वक झुककर एक आत्मा कोर सौंप दिया। लेडी कोल्ड ऐश ने इस आत्मा के मूल को लिया और इसे ध्यान से देखा। उसकी अभिव्यक्ति लगातार अजीब होती जा रही थी। उसने अनगिनत आत्मा कोर देखे थे, लेकिन इस आत्मा कोर ने उसे एक ऐसा एहसास दिया जो उसने पहले कभी महसूस नहीं किया था। आत्मा के केंद्र की सतह पर प्रसारित होने वाला अंधेरा प्रकाश सामान्य से परे था। अचानक आत्मा का केंद्र काली बिजली में बदल गया जिसने लेडी कोल्ड ऐश के चेहरे पर प्रहार किया। इसने तेजी से उसके शरीर में घुसपैठ की और उसकी आत्मा को कैद कर लिया। लेडी कोल्ड ऐश का शरीर तनावग्रस्त था और जब उसने प्रतिक्रिया की तो वह पहले ही अपने ही रिश्तेदार के जाल में फंस चुकी थी। एक जून, तुम। लेडी कोल्ड ऐश को अपने भतीजे एन जून की चिंता थी और उसने पूरे दिल से उसका पालन पोषण किया। उसने कभी भी धोखा मिलने की उम्मीद नहीं की थी। लेडी कोल्ड ऐश को अचानक खड़े होने से पहले संघर्ष करना पड़ा। एक जून को बहुत डर लगा जब वह तेजी से पीछे हट गया, लेकिन अगले ही पल लेडी कोल्ड ऐश की ऊर्जा खत्म हो गई और वह फिर से बैठ गई। जैसे ही उसकी आंखों में अंधेरा छा गया, वह कराह उठी। जल्द ही वह और संघर्ष नहीं कर सकी और चुपचाप खड़ी हो गई। एक जून ने साष्टांग प्रणाम किया। जमीन पर अधीनस्थ स्वामी का सम्मान करता है। लेडी कोल्ड ऐश के मुंह से स्पेक्ट्रल सोल की आवाज निकली, ये शरीर काफी अच्छा है, मैं इसका उपयोग अभी वू शुआई के करीब जाने के लिए करूंगी। स्पेक्ट्रल सोल में गू की हिम्मत नहीं थी, इसलिए वह केवल आत्मा के कोर को खा सकता था और उन्हें धीरे धीरे पचा सकता था। इस अवधि के दौरान उसने पहले ही कुछ ताकत हासिल कर ली थी और उसने तुरंत लेडी कोल्ड ऐश की ओर कदम बढ़ाया। उसके सफल होने के बाद इसका मतलब था कि संपूर्ण आत्मा को शांत करने वाला कुटी स्वर्ग उसके हाथों में आ गया था। रिवरेंड इंसानिटी चैप्टर 2007 लक्ष्य गहन साहित्य ग्रोटो स्वर्ग। आप ऑडियो बुक्स 108 देख रहे हैं। धोखेबाजों से सावधान रहें। अध्याय 2007 लक्ष्य गहन साहित्य ग्रोटो स्वर्ग। दहाड़। सिर पर दो सींगों वाला एक विशाल पहाड़ जैसा अमर प्राणी चिल्ला रहा था, लेकिन वह अपनी ताकत और प्रभुत्व नहीं दिखा रहा था, बल्कि भागने के लिए पागलों की तरह संघर्ष कर रहा था। इसकी पूंछ एक साधारण हाथ से पकड़ी गई थी। तभी हथेली से एक अत्यंत भयानक अवशोषण शक्ति फैल गई। एक भयंकर तूफान जैसी घरघराहट की आवाज आ रही थी, क्योंकि कुछ ही सांसों में अमर आत्मा का जानवर पूरी तरह से हाथ में समा गया था। उस हाथ के मालिक ने डकार निकाली। यह 8वीं रैंक की आत्मा पथ विशेषज्ञ सोल पेसिफाइंग ग्रोटो स्वर्ग की मालिक लेडी कोल्ड ऐश थी। उसकी आंखें एकदम काली थीं और उसके शरीर के चारों ओर काले धुएं के तार लिपटे हुए थे। थोड़ी देर के बाद उसने हत्यारी चाल रोक दी। उसके पूरे शरीर के चारों ओर काला धुआं नियंत्रित हो गया और बाहर से कुछ भी अजीब नहीं लग रहा था, लेकिन वास्तव में उसके शरीर पर पहले से ही स्पेक्ट्रल सोल का कब्जा था और उसकी आत्मा को निगल लिया गया था। स्पेक्ट्रल सोल ने आह भरी, मैं फिर से भर गया हूँ। लेडी कोल्ड ऐश की पहचान से उन्हें बहुत अधिक आजादी मिली। इन दिनों में वह सक्रिय रूप से प्राचीन आत्मा जानवरों को निगल रहा था, अपनी ताकत को तेजी से बढ़ा रहा था और पुनर्प्राप्त कर रहा था। लेकिन स्पेक्ट्रल सोल संतुष्ट नहीं था। अनादि आत्मा जानवरों को भक्षण करना आखिरकार गू को खाने जैसा नहीं था। स्पेक्ट्रल सोल को उन्हें पचाने की जरूरत थी, अन्यथा अनादि आत्मा वाले जानवर उसकी आत्मा को नष्ट कर देंगे, उसकी तर्कसंगतता खो देंगे और अंततः एक विकृत आत्मा राक्षस में बदल जाएंगे। आत्मा को मजबूत करने में पहली पसंद निश्चित रूप से डांगहुन पर्वत से गट्स गू थी। उन्हें पचाने की कोई आवश्यकता नहीं थी और उन्हें लगभग तुरंत अवशोषित किया जा सकता था।
जितना अधिक स्पेक्ट्रल सोल डांगहुन पर्वत के लिए उत्सुक था, उतना ही अधिक वह फेंग युआन को ढूंढना और उसे मारना चाहता था। ये दुष्ट फेंग युआन वास्तव में कहाँ गया था? स्पेक्ट्रल सोल ने फेंग युआन के बारे में सोचा और अपनी आंखें सिकोड़ने से खुद को रोक नहीं सका। फेरी जी वेई ने बाई निंग बिंग से प्राप्त जानकारी के बारे में स्पेक्ट्रल सोल को पहले ही सूचित कर दिया था। स्पेक्ट्रल सोल के लिए यह बहुत अच्छी खबर थी। फेरी जी वेई को यंग वूशी का सुराग मिल गया था। जब तक वे फेंग युआन के अधीनस्थों को पकड़ लेते, उनके पास फेंग युआन के स्थान का पता लगाने के लिए पर्याप्त सुराग होते। युआन फेंग ने बहुत सारे स्वर्ग पद दाव अंक प्राप्त किए और भाग्य युद्ध के बाद से लापता है। उसकी स्थिति निराशाजनक होनी चाहिए। यह उसे पकड़ने का सबसे अच्छा मौका है। स्पेक्ट्रल सोल एक पूजनीय थे। उन्होंने खुद से पूछताछ की और निष्कर्ष निकाला कि जब वह अपने चरम पर थे, तब भी इतने सारे स्वर्ग पद दाव चिन्हों को परिष्कृत करना एक कठिन कार्य रहा होगा। वर्तमान फेंग युआन की तो बात ही छोड़ दीजिए। फेंग युआन मजबूत था, लेकिन आखिरकार वह आदरणीय नहीं था और उसे स्वर्गपद दाव चिन्हों की सीमित समझ थी। लेकिन मैं अब उन व्यवस्थाओं पर भरोसा नहीं कर सकता जो मैंने संप्रभु अमर एपर्चर में छोड़ी थी। स्पेक्ट्रल सोल ने समझा कि स्वर्गपद दाव चिन्ह स्वाभाविक रूप से विकसित हुए हैं। जो छिपी हुई व्यवस्थाएं उसने पीछे छोड़ी थी, वे अनिवार्य रूप से दाव चिन्ह थे और स्वर्गपद दाव चिन्हों द्वारा परिवर्तित होना निश्चित था। उनके तरीके परिवर्तित होने के बाद प्रभावी नहीं होंगे। यदि वे प्रभावी होते, तो स्पेक्ट्रल सोल को फेंग युआन के अधीनस्थों को खोजने और पकड़ने के लिए इतनी परेशानी क्यों उठानी पड़ती? वह पहले ही फेंग युआन को मारने के लिए गया होता। आधे महीने के बाद मैं अपनी ताकत वापस पाने के लिए फिर से एक अमर आत्मा वाले जानवर को खा सकता हूँ। जैसे ही स्पेक्ट्रल सोल योजना बना रहा था, उसे अचानक एक संदेश मिला। स्पेक्ट्रल सोल ने तुरंत खुशी व्यक्त की। वू शुए एक महत्वपूर्ण घटना पर चर्चा करने के लिए 2 स्वर्ग गठबंधन के रैंक 8 फू इमॉर्टल्स को बुला रहा है। लेडी कोल्ड ऐश को भी बुलाया गया है। बढ़िया, वू शुए फेंग युआन से परिचित है। वह फेंग युआन का क्लोन भी हो सकता है। अगर मैं उसे गुलाम बना लूं, तो मैं फेंग युआन के मुख्य शरीर को लुभाने में सक्षम हो सकता हूं। स्पेक्ट्रल सोल तुरंत सोल पेसिफाइंग से बाहर चला गया। लेडी कोल्ड ऐश की पहचान के तहत ग्रोटो स्वर्ग और पूर्वी सागर के जिया कबीले के मुख्यालय की ओर बढ़ गया। सार्वजनिक धन्य भूमि में उन्होंने आसानी से ड्रैगन पैलेस में प्रवेश किया और वू शुए को देखा। वू शुए मुख्य सीट पर बैठे थे, जबकि अन्य लोग 2 पंक्तियों में विभाजित थे। उनके ठीक बाईं ओर उपगठबंधन नेता आइस क्रिस्टल इमोर्टल मोनाक थे। उनके दाहिनी ओर हाल ही में शामिल हुए 8वें रैंक के विशेषज्ञ जियो हे जियान थे। उनके नीचे विभिन्न प्रकार की मानव शक्तियों के नेता थे। मानव कुटी स्वर्ग स्वामियों को और भी पीछे व्यवस्थित किया गया था। उदाहरण के लिए, लेडी कोल्ड ऐश की स्थिति ड्रैगन पैलेस के दरवाजे के लगभग करीब थी। इन बैठने की व्यवस्था से 2 स्वर्ग गठबंधन की राजनीतिक स्थिति स्पष्ट थी। विभिन्न प्रकार के मानव प्रभुत्वशाली थे और उनके पास अधिकांश अधिकार थे, जबकि मानव गो इमॉर्टल्स दृढ़ता से नुकसान में थे। ऐसा नहीं था कि उन्होंने विरोध नहीं किया, लेकिन वे मजबूर थे। आखिरकार, वू शुआई की पहचान एक ड्रैगनमैन की थी और उसके लिए अन्य प्रकार के मनुष्यों के करीब होना स्वाभाविक था। अगर मैं उन सभी को मार डालूं, तो मैं अपनी कितनी ताकत वापस पा सकता हूं? स्पेक्ट्रल सोल ने उसके दिल में हत्या के इरादे से चारों ओर देखा। उसकी निगाहों को महसूस करते हुए, नाइट हेवनली वुल्फ लॉर्ड, जो उसके सामने खड़ा था, ने सद्भावना दिखाते हुए थोड़ा सिर हिलाया। स्पेक्ट्रल सोल ने पहले ही लेडी कोल्ड ऐश की सभी यादें प्राप्त कर ली थी। इस नाइट हेवनली वुल्फ लॉर्ड, शायद मैं पहले उसके खिलाफ कदम उठा सकता हूँ। यह मानव रैंक 8 फू इमोर्टल की आत्मा मेरे ठीक होने के लिए कहीं अधिक उपयुक्त है। नाइट हेवनली वुल्फ लॉर्ड ने सोचा, इस लेडी कोल्ड ऐश का उपयोग किया जा सकता है। ग्रैनी स्केलेटन के संबंध में मेरा योगदान उसी से आया है। इस चर्चा के बाद मुझे उससे चाय पीने के लिए ढूंढना चाहिए और उसके इरादे की जांच करनी चाहिए। अगर मैं उसे हेवनली कोर्ट के पक्ष में शामिल कर सकता हूं, तो मेरा योगदान और भी बड़ा होगा। नाइट हेवनली वुल्फ लॉर्ड के विचार सामान्य थे।
उनकी राय में पिछली लेडी कोल्ड ऐश ने उम्मीद नहीं खोई थी और मौजूदा गठबंधन की स्थिति का मुकाबला करने के लिए अन्य मानव बलों को एकजुट करना चाहती थी, जिससे गठबंधन में मानव बलों की स्थिति बढ़ गई। लेकिन अभी उसकी योजना पहले से ही बेकार थी। दादी कंकाल बिल्कुल नहीं आई और हेवनली कोर्ट पहले से ही अगली योजना पर आगे बढ़ रहा है, यानी पूरे दो स्वर्ग गठबंधन को विभाजित करने के लिए नाइट हेवनली वुल्फ लॉर्ड ने और अधिक योगदान देने का मौका देखा। जैसे ही नाइट हेवनली वुल्फ लॉर्ड और लेडी कोल्ड ऐश योजना बना रहे थे, वू शुआई ने कहा, मुझे लगता है कि आप सभी को पता होना चाहिए कि मैंने इस बार सभी को क्यों बुलाया। ये सही है, ये क्यूई फसल फल आपदा के बारे में है। क्यूई हार्वेस्ट फल आपके अधिकांश ग्रोटो स्वर्गों में दिखाई दिए हैं। ये क्यूई हार्वेस्ट फल स्वयं को मजबूत करने के लिए ग्रोटो स्वर्ग में स्वर्ग और पृथ्वी क्यूई को अवशोषित करते हैं, सीधे ग्रोटो स्वर्ग की नींव को नुकसान पहुंचाते हैं। लेकिन सामान्य तरीकों से इन क्यूई हार्वेस्ट फलों से छुटकारा नहीं पाया जा सकता है। एक जल्दबाजी वाला कदम केवल ग्रोटो स्वर्ग की नींव को नुकसान पहुंचाएगा। आज मैंने सामूहिक रूप से एक अच्छे समाधान के बारे में सोचने का प्रयास करने के लिए सभी को इकट्ठा किया। वू शुआई के बोलने के बाद अमरों ने अपने सुझाव देना शुरू किया। इस अवधि के दौरान उनमें से अधिकांश ने अपना दिमाग लगा लिया था और पूरी तरह से इस समस्या पर ध्यान केंद्रित कर दिया था। इन अमरों में युद्ध दक्षता की कमी हो सकती है, लेकिन उनकी नींव स्थिर और ठोस थी। इस प्रकार उन्होंने कई तरीके सुझाए। हालांकि कई तरीके सुझाए गए थे जो वास्तव में प्रभावी थे। कोई भी गारंटी नहीं दे सकता या निश्चित नहीं हो सकता। उनमें से किसी ने भी क्यूई पथ को अपने मुख्य पथ के रूप में नहीं अपनाया। कुछ ऐसे भी थे जिन्होंने किनारे पर क्यूई पथ की खेती की, लेकिन उनकी उपलब्धि कम थी और उन पर भरोसा नहीं किया जा सकता था। कई तरीके हैं, आइए उन्हें एक एक करके आजमाएं। इस मुद्दे को हल करने का एक तरीका होना चाहिए, इसलिए हमें जो करने की जरूरत है वह इन तरीकों को लगातार आजमाना है। कौन इसे पहले आजमाने को तैयार है? वू शुआई ने संक्षेप में बताया और पूछा। ड्रैगन पैलेस तुरंत खामोश हो गया। कोई भी गिनी पिग नहीं बनना चाहता था। क्यूई फसल के फलों को साफ करना बेहद महत्वपूर्ण था। यह दिल की सर्जरी की तरह था, थोड़ी सी गलती और यह कुटी स्वर्ग का अंत होगा। भले ही वे भाग्यशाली रहे और कुटी स्वर्ग बच गया, इसकी नींव भारी क्षतिग्रस्त हो जाएगी और बड़े पैमाने पर नुकसान होगा। ये फू इमॉर्टल्स वास्तव में दयनीय हैं। सौभाग्य से मैं पहले ही हेवनली कोर्ट का पक्ष ले चुका हूँ। हालांकि नाइट हेवनली वुल्फ लॉर्ड ने चिंतित अभिव्यक्ति दिखाए, लेकिन वह शांत थे। उन्हें हेवनली कोर्ट द्वारा सूचित किया गया था कि उन्होंने पहले ही क्यूई हार्वेस्ट फल मुद्दे का समाधान ढूंढ लिया है, तो वह था जरा भी चिंतित नहीं। लेकिन वास्तव में किन डिंग लिंग ने केवल नाइट हेवनली वुल्फ लॉर्ड को स्थिर करने और उसे और अधिक वफादार बनाने के लिए कहा था। क्यूई हार्वेस्ट फल को हल करना कठिन और आसान दोनों है। स्पेक्ट्रल सोल स्वाभाविक रूप से कुछ तरीकों को जानता था, लेकिन उसने उनका उल्लेख नहीं किया। उनके वर्तमान विचार इस बात से भरे हुए थे कि वू शुआई पर कैसे हमला किया जाए। इतने सारे लोगों की उपस्थिति में अब वह कोई कदम नहीं उठा सकता था, लेकिन उसे वू शुआई के साथ अकेले रहने का मौका कैसे मिल सकता था? सबसे बड़ी बाधा अभी भी यह ड्रैगन पैलेस है। स्पेक्ट्रल सोल कुछ हद तक सावधान था। ड्रैगन पैलेस, संक्षेप में, एक गुलामी का रास्ता अमर फू हाउस था। स्पेक्ट्रल सोल इस बारे में डरता नहीं था। वह ड्रैगन पैलेस के स्वप्न पथ के तरीकों के बारे में चिंतित था। यहाँ तक कि स्पेक्ट्रल सोल को भी इस संबंध में सतर्क रहना पड़ा। एक बार जब वह स्वप्निल हल्के धुएं की चपेट में आ गया, तो वह तुरंत हार जाएगा। वू शुआई ने अमरों को काफी देर तक चुप होते देखा। वह पहले से ही उनके विचारों को जानता था। वह मुस्कुराया, चूंकि कोई भी इसे आजमाने को तैयार नहीं है, हमें प्रयास करने के लिए अन्य लोगों को ढूंढना चाहिए। दो स्वर्गों में कई कुटी स्वर्ग हैं। अभी भी ऐसे लोग हैं जो हमारे साथ नहीं जुड़े हैं और अथाह विचारों को संजो रहे हैं। गू इमॉर्टल्स की आंखें चमक उठी। उन्हें लगा कि गठबंधन नेता का विचार बहुत बढ़िया था।
इसके बाद अमरों ने सहमति व्यक्त की। आइस क्रिस्टल, इम्मोर्टल मोनाक और अन्य लोगों ने वू शुआई को जूते भी मारे। आपको कौन सा कुटी स्वर्ग उपयुक्त लगता है? वू शुआई ने पूछा। अगले ही पल विभिन्न राय सामने आई और बड़ी संख्या में लक्ष्यों का उल्लेख किया गया। जिसका सबसे अधिक उल्लेख किया गया वह था गहन साहित्य ग्रोटो स्वर्ग। ओल्ड इम्मोर्टल हुआ यू शक्तिशाली ताकत के साथ साथ उच्च प्रतिष्ठा वाला एक इंसान था जिसने उसे आसपास के कई ग्रोटो स्वर्ग बलों को प्रभावित करने की अनुमति दी। यदि वो शुआई उससे छुटकारा पा सके और गहन साहित्य ग्रोटो स्वर्ग को 2 स्वर्ग गठबंधन में शामिल कर सके तो अनगिनत लाभ होंगे। रिवरेंट पागलपन अध्याय 2008 सब नष्ट हो गया। आप ऑडियो बुक्स 108 देख रहे हैं। धोखेबाजों से सावधान रहें। अध्याय 2008 सब नष्ट। गहन साहित्य कुटी स्वर्ग। जियोबाई यहीं चलेगा। पहाड़ों के बीच छोटे से रास्ते में शिक्षक जियांग रुके और ली जियोबाई से बात की। ली जियाओबाई ने उदासी और अनिच्छा दिखाई। मैं शिक्षक के मार्गदर्शन और मदद की बदौलत राजधानी शहर में जीवित रहने में सक्षम थी। मैं इस दयालुता को अपने दिल में अंकित करूंगी और इसे कभी नहीं भूलूंगी। लेकिन इस अलगाव के बाद मुझे आश्चर्य है कि मैं शिक्षक को फिर से कब देख पाऊंगी। आप? शिक्षक जियांग ने आह भरी और ली जियाओबाई के कंधे को थपथपाया, उन्हें प्रोत्साहित किया। हालांकि आप इस विश्व कविता प्रतियोगिता में हार गए, आपकी कविताएं पहले ही दूर दूर तक फैल चुकी हैं। हर कोई जानता है कि आपकी प्रतिभा एक महान विद्वान की उपाधि के योग्य है। इसके अलावा सू क्यूई हान पहले ही लौट आए हैं। राजधानी शहर आपके लिए अपनी प्रतिभा प्रदर्शित करने का क्षेत्र है। वापस जाओ, शिक्षक आपके प्रदर्शन की प्रतीक्षा करेंगे। ली जियाओबाई ने आंसुओं से भरी आंखों से टीचर जियांग को विदाई दी। ली जियाओबाई अपने भविष्य के बारे में सोचते हुए पेड़ों से ढके पहाड़ी रास्ते से घोड़े पर सवार हुए। वह विश्व कविता प्रतियोगिता में हार गए, हालांकि उनके पहले प्रदर्शन असाधारण थे। जैसी कि उसे उम्मीद थी, बाद के चरण में उसकी मुलाकात टीचर जियांग से हुई। इससे ली जियाओबाई एक अजीब स्थिति में पड़ गई। अगर वह अपने शिक्षक के खिलाफ जीत जाते तो उनकी नैतिकता और चरित्र की आलोचना की जाती और निश्चित रूप से घृणास्पद टिप्पणियों की बाढ़ आ जाती। ली जियाओबाई अपने अगले मौके का उपयोग चरणों से गुजरना जारी रखने के लिए करना चाहता था, लेकिन वह बार बार अपने शिक्षक के पास जाता रहा। शिक्षक जियांग भी असहाय थे। दरअसल वह भी अपने ही छात्र पर कदम रखकर सफल नहीं होना चाहते थे, लेकिन उन्हें हर मौके का फायदा उठाना था क्योंकि उन्होंने विश्व कविता प्रतियोगिता के पीछे के सबसे बड़े अर्थ की भी जांच की थी। ली जियाओबाई बार बार टीचर जियांग से टकराए, उनके हाथ बंधे हुए थे और अंततः वह प्रतियोगिता हार गए। हालांकि उन्हें इस पर दया आ रही थी। ली जियाओबाई को भी आभारी महसूस हुआ। मेरा पिछला प्रदर्शन बहुत असाधारण और यहाँ तक कि अत्यधिक था। अगर मैं इस तरह से सफल होता तो निश्चित रूप से मुझ पर एक विस्तृत जांच की जाती। भले ही मैं जांच में पास हो गया, क्योंकि मेरी पृष्ठभूमि अच्छी नहीं है और मैं एक प्रसिद्ध व्यक्ति नहीं हूँ, मेरे खिलाफ साजिश रचे जाने की बहुत संभावना है। कई लोग अमर बनने के इस अवसर की लालसा कर रहे हैं, वे इसे एक मामूली चरित्र के हाथ में कैसे जाने दे सकते हैं। विश्व कविता प्रतियोगिता के चयन बेहद निष्पक्ष दिखते थे, लेकिन वास्तव में जहां लोग होते थे वहां हितों का टकराव होता था और पर्दे के पीछे कई सौदे चल रहे होते थे। विश्व कविता प्रतियोगिता के चयन में उत्तीर्ण होने वाले उम्मीदवारों की सूची देखें। वे या तो प्रभावशाली अधिकारी थे या प्रसिद्ध लोग थे, यहाँ तक कि तथाकथित काले घोड़ों की जड़ें और पृष्ठभूमि असाधारण थी। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि इस विश्व कविता प्रतियोगिता में मेरा चयन नहीं हुआ, भविष्य में दूसरा चयन होगा। भले ही द्वितीय विश्व काव्य प्रतियोगिता न हो, फिर भी मुझे मत कहो कि मैं अपने आप पर भरोसा करके अमर नहीं बन सकता। ये कैसी गंध है, बहुत सुगंधित है। जैसे ही ली जियाओबाई सोच रही थी, एक नाजुक सुगंध ने उसके विचारों की श्रृंखला को तोड़ दिया। ये खुशबू सचमुच मनभावन थी और किसी किताब की स्याह खुशबू जैसी महक रही थी। ली जियाओबाई को तुरंत जिज्ञासा हुई कि इस पहाड़ के जंगल में ऐसी खुशबू कैसे हो सकती है। वह घोड़े पर सवार हुआ और सुगंध का उसके स्रोत तक पीछा किया।
थोड़ी देर तक सवारी करने के बाद घनी झाड़ियों ने आगे का रास्ता अवरुद्ध कर दिया। ली जियाओबाई के पास घोड़े से उतरने और अपने पैरों पर आगे बढ़ने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। जैसे जैसे ली जियाओबाई जंगल में अंदर की ओर बढ़ता गया, सुगंध और अधिक तीव्र होती गई। उसे पता था कि वह सही दिशा में जा रहा था और सुगंध के स्रोत के करीब पहुंच रहा था। अंत में उसने कुछ पत्तियां हटाई और उसे एक चीड़ का पेड़ मिला। ये चीड़ का पेड़ चीड़ के शंकुओं से ढका हुआ था और ये चीड़ के शंकु घनी किताबी खुशबू छोड़ रहे थे। और पेड़ की शाखा पर एक उत्कृष्ट और अद्वितीय भूरे रंग का पेड़ घर था। क्या यहाँ कोई रहता है? कोई पहाड़ी साधु? ली जियाओबाई ने सावधानी से पास आकर पुकारा। मैं छात्र ली जियाओबाई हूँ, मैं गलती से यहाँ से गुजरा और दर्शन करने का साहस किया। कृपया मुझे दोष न दें, पहाड़ के ऋषि। लेकिन पेड़ के घर से कोई आवाज नहीं आई। ली जियाओबाई ने कई बार पुकारा लेकिन फिर भी कोई उत्तर नहीं मिला। ये देखकर कि पेड़ के घर में कोई नहीं है, वह देवदार के पेड़ की ओर चला गया। जब वह देवदार के पेड़ के पास पहुंचा तो ली जियाओबाई ने एक और खोज की। ट्री हाउस का निर्माण पेड़ पर नहीं किया गया था, बल्कि इसे पेड़ में एकीकृत किया गया था, जैसे कि यह सीधे पेड़ से उगा हो। ली जियाओबाई जांच करने के लिए ट्री हाउस में प्रवेश करना चाहते थे, लेकिन पेड़ के चारों ओर चक्कर लगाने के बाद उन्होंने पाया कि ट्री हाउस पूरी तरह से एकीकृत था, जिसमें केवल खिड़कियां थी लेकिन दरवाजे नहीं थे। मुझे क्या करना? ली जियाओबाई ने सोचा और अवचेतन रूप से अपना हाथ पेड़ के तने पर रख दिया। अचानक छाल ने रूपांतरित होते ही तीखी आवाजें निकाली। एक पल में पेड़ के तने के चारों ओर एक सर्पिल सीढ़ियां दिखाई दी जो पेड़ के घर की ओर बढ़ी। और ट्री हाउस पर एक दरवाजा भी दिखाई दिया। सीढ़ियों पर कदम रखने और पेड़ के घर की ओर चलने से पहले ली जियाओबाई केवल थोड़ी देर के लिए झिझकी। ट्री हाउस में किताबों की अलमारियों की 3 पंक्तियां थीं जो 3 दीवारों के सामने खड़ी थीं। किताबों की अलमारी के डिब्बों में कई गू कीड़े थे। किताबी खुशबू फैलती है, प्रतिभाशाली विद्वान महकते हैं। किताबी घर की विरासत भाग्य पर छोड़ दी जाएगी। इस समय जानकारी ली जियाओबाई के दिमाग में प्रसारित की गई थी। ली जियाओबाई ने इसका निरीक्षण किया और खुशी महसूस की। तो यह एक सूचना पथ विरासत है। हालांकि यह केवल एक गू मास्टर विरासत है जिसमें कोई अमर गू नहीं है। विभिन्न रैंक 4 और कई रैंक 5 गू कीड़े हैं। इसमें विस्तृत खेती निर्देश भी हैं, जो एक संपूर्ण प्रणाली बनाते हैं जो मेरे लिए उपयुक्त है। इसके बारे में बोलते हुए मेरी किस्मत में हाल ही में सुधार हुआ है। ऐसा लगता है कि मेरे मुख्य शरीर ने पहले ही स्थिति को स्थिर कर लिया है। यह विरासत सर्वोच्च स्तर की गू मास्टर विरासत थी। न केवल इसमें कई गू कीड़े थे, देवदार का पेड़ अपने आप में एक असाधारण नश्वर गू हाउस बुक हाउस था। ली जियाओबाई ने बुक हाउस संग्रहित किया और जिस रास्ते से आए थे उसी रास्ते से वापस लौट गए। उसने आसानी से अपना घोड़ा ढूंढ लिया और जल्दी से राजधानी शहर वापस आ गया। पहाड़ की चोटी पर 2 आकृतियां खड़ी थीं, एक अमर और एक नश्वर। अमर हुआ सोंग था, नश्वर रैंक 5 गू मास्टर शिक्षक जियांग था। शिक्षक जियांग ने ली जियाओबाई की विरासत प्राप्त करने की पूरी प्रक्रिया देखी थी और बेहद आभारी थे। शिक्षक, मेरे छात्र की मदद करने के लिए बहुत धन्यवाद। ये पता चला कि शिक्षक जियांग के शिक्षक हुआ सोंग थे। हुआ सोंग मुस्कुराया। वह आपका छात्र है, रिश्ते के अनुसार वह मेरा ग्रैंड शिष्य है। वह हमारे गुट का है, मैं उसे कैसे नजरअंदाज कर सकता हूँ। जब दुनिया कविता प्रतियोगिता शुरू हुई, मेरी नजर उस पर पड़ चुकी थी। उसके पास स्पष्ट रूप से चरणों को पार करने की ताकत थी, लेकिन क्योंकि वह आपसे टकरा गया था, उसने खुद को सीमित करने का फैसला किया। मैं उम्मीद कर रहा था कि आप दोनों, शिक्षक और शिष्य, प्रतियोगिता में सफल होंगे, लेकिन उसकी किस्मत काफी खराब लग रही है। वह महत्वपूर्ण राउंड के दौरान बार बार आपसे टकराता रहा और अंततः बाहर हो गया। मैं गलती पर हूँ। शिक्षक जियांग ने अपना सिर नीचे कर लिया। हा हा हा। हुआ सोंग ने शिक्षक जियांग के कंधे को थपथपाया। इतने शानदार छात्र को पढ़ाने में सक्षम होने के लिए आप वास्तव में उत्कृष्ट हैं।
यदि इसलिए जियाओ बाई ने प्रसिद्धि के लिए अपने शिक्षक की उपेक्षा की होती और आपको सबके सामने हरा दिया होता, तो मैं इस बच्चे को कड़ी सजा देता। लेकिन वह शिक्षक और छात्र के इस रिश्ते को प्राथमिकता देते हैं, उनका चरित्र उत्कृष्ट है। हालांकि इस बार वह असफल रहे, इसमें कोई बुराई नहीं है। यह इस बच्चे का सौभाग्य है कि उस पर शिक्षक की नजर पड़ी। बस यही, शिक्षक आपने ऐसा क्यों नहीं किया? शिक्षक जियांग झिझके। हुआ सॉन्ग ने आह भरी। हालांकि मैं विश्व कविता प्रतियोगिता का मेजबान हूं, अगर मैं अपने व्यक्तिगत लाभ के पक्ष में कार्य करता तो अन्य फू इमोर्टल्स द्वारा मेरी आलोचना की जाती और ओल्ड लॉर्ड हुआ यू के सामने मेरी प्रतिष्ठा खो जाती। इसके अलावा ली जियो बाय अभी भी बहुत छोटी है, उसमें तड़के की कमी है। यदि वह अचानक अमर हो गया तो इस सौभाग्य के कारण दुर्भाग्य हो सकता है। उसे अभी भी नश्वर दुनिया में अनुभव जमा करना जारी रखना चाहिए। एक जेड पत्थर बेकार है अगर इसे पॉलिश नहीं किया गया है। शिक्षक सही है, मैं बहुत सरलता से सोच रहा था। शिक्षक जियांग ने पूरे दिल से अपने शिक्षक की प्रशंसा की और उत्साह से कहा, मैं शिक्षक के प्रयास को समझता हूँ। शिक्षक, आप नहीं चाहते कि मैं अपराध बोध को सहन करूं, इसलिए आपने ली जियाओ बाई को इतनी बड़ी विरासत दी है ना? यह अच्छा है कि आप ये जानते हैं। हुआ सॉन्ग मुस्कुराया, आप मेरे छात्र हैं, इस बार आपका चयन हुआ है और अमर बनने के लिए आपका पालन पोषण किया जाएगा। आपको पूरे मन से ध्यान केंद्रित करना चाहिए और अन्य मामलों की वजह से अपना ध्यान नहीं बांटना चाहिए। खेती पर ध्यान दो, मेरी प्रतिष्ठा बर्बाद मत करो। हाँ गुरुजी, मैं अवश्य अपनी सारी शक्ति लगाऊंगा। शिक्षक जियांग ने अपने हाथ जोड़े और गंभीरता से प्रणाम किया। हालांकि प्रोफाउंड लिटरेचर ग्रोटो हेवन ने तटस्थता बनाए रखी और किसी भी लड़ाई में भाग लेने के लिए तैयार नहीं थे। वे समझ गए कि अराजक समय आ रहा था, इसलिए वे फू इमोर्टल्स की खेती करने से पीछे नहीं हटे। शिक्षक जियांग और अन्य लोगों को संभाला गया और बहुत सारे संसाधन दिए गए और कई गो इमोर्टल्स ने उन्हें व्यक्तिगत रूप से मार्गदर्शन दिया। शिक्षक जियांग ने अपने समय का पूरा सदुपयोग करते हुए प्रतिदिन अध्ययन और कठिन अभ्यास किया। पढ़ाई में अपनी पूरी ताकत लगाने के बावजूद भी उनका प्रदर्शन निम्न से मध्यम स्तर पर था। इससे इस बैच के गू मास्टर्स की प्रतिभा का पता चला। यहाँ तक कि शिक्षा देने वाले फू इमोर्टल्स भी गुप्त रूप से प्रसन्न थे। ये बैच वास्तव में गहन साहित्य ग्रोटो स्वर्ग के अभिजात वर्ग से भरा था और हर कोई एक उत्कृष्ट गु अमर बीज था। आधे महीने से अधिक समय बीत गया। शिक्षक जियांग और बाकी लोगों ने अपने जीवन के सबसे महत्वपूर्ण क्षण अमर स्वर्गारोहण का स्वागत किया। कई शिक्षकों द्वारा हमारी रक्षा करने से अमर आरोहण की सफलता दर ऊंची है। एक बार जब मैं अमर हो जाऊंगा तो मेरा भविष्य पूर्ण परिवर्तन और उन्नति से गुजरेगा। शिक्षक जियांग इसका इंतजार कर रहे थे और उन्होंने और भी अधिक प्रयास के साथ अध्ययन किया। हालांकि जैसे ही उनमें से पहला क्लेश से गुजरने वाला था, एक विस्फोट हुआ और पूरा प्रोफाउंड लिटरेचर ग्रोटो स्वर्ग भयंकर रूप से हिल गया। विस्फोट के बाद पर्वत श्रृंखलाओं की लंबाई वाला एक दुष्ट ड्रैगन उतरा, जिसने प्रोफाउंड लिटरेचर ग्रोटो स्वर्ग के आकाश को भर दिया। प्रोफाउंड लिटरेचर ग्रोटो स्वर्ग के सभी क्षेत्रों में बड़ी संख्या में दुश्मन फू इमोर्टल्स दिखाई दिए और एक ही समय में हमला किया। सर्वत्र युद्ध की लपटें जल उठी। जिस स्थान पर टीचर जियांग का समूह था, उस पर काफी ध्यान दिया गया। मर जाओ। वु शुआई ने ड्रैगन पैलेस को नियंत्रित किया और नीचे पटक दिया। यह इमोर्टल गू हाउस ड्रैगन पैलेस है, हम इसे रोक नहीं सकते। पीछे हटना। फू इमोर्टल्स जो इस स्थान की रखवाली कर रहे थे, पीछे हटते समय भय से पीले पड़ गए। गड़गड़ाहट। पृथ्वी हिल गई और पहाड़ हिल गए, हर जगह धूल और पत्थर उड़ गए। सावधानी पूर्वक व्यवस्थित किया गया यह विद्या महल पूरी तरह नष्ट हो गया। शिक्षक जियांग और बाकी लोग बच भी नहीं सके और कुचलकर लुगदी में तब्दील हो गए और बुरी तरह मर गए। उन्हें पढ़ाने वाले फू इमोर्टल्स को इस दृश्य को देखकर अपने दिल से खून बहने लगा। उनका हफ्तों का मार्गदर्शन केवल परिणाम दिखाने वाला था। सबसे बड़ा भविष्य इस हमले से गहन साहित्य ग्रोटो स्वर्ग की क्षमता एक ही बार में नष्ट हो गई। पूरी तरह से नष्ट हो गया।
वो शुआई, मेरा गहन साहित्य ग्रोटो स्वर्ग तटस्थ रहा है और आपके लिए कभी कोई कठिनाई पैदा नहीं की है। लेकिन आपने वास्तव में मेरी भूमि पर हमला किया और निर्दोषों का वध किया। आप बहुत दबंग और पापी हैं। बूढ़ा अमर हुआ यूं घबरा गया और गुस्से से चिल्लाने लगा। वो शुआई ड्रैगन पैलेस के अंदर दिल से हंसे। अचानक उनकी हंसी बंद हो गई। बूढ़े अमर हुआ यूं, आप नहीं जानते कि कब आगे बढ़ना है या पीछे हटना है। आप नहीं जानते कि आपके लिए क्या अच्छा है। मैंने आपको बार बार शामिल होने के लिए संदेश भेजे, लेकिन आपने वास्तव में उन्हें अनदेखा करने के लिए बहाने बनाए। आपने मेरे लिए कोई सम्मान नहीं दिखाया। आज मैं आपको और पूरी दुनिया को एहसास कराऊंगा कि मेरी इच्छा को अस्वीकार करने का परिणाम क्या होता है। हमला। रिवरेंड इंसानिटी चैप्टर 2009 स्वेच्छा से अनुसरण कर रहा है। आप ऑडियो बुक्स 108 देख रहे हैं। धोखेबाजों से सावधान रहें। अध्याय 2009 स्वेच्छा से अनुसरण करना। आक्रमण। वो शुआई की चीख से असीम हवा और बादल भड़क उठे, जो पूरे कुटी स्वर्ग में गूंज उठा। प्रोफाउंड लिटरेचर ग्रोटो स्वर्ग में कई फू इमॉर्टल्स के भाव बदल गए। जब उन्हें वो शुआई की क्रूर ताकत का एहसास हुआ तो वे घबरा गए और चिंतित हो गए। गहन साहित्य ग्रोटो स्वर्ग बहुत लंबे समय तक शांति में रहा था और उसने कभी भी ऐसी कठिन परीक्षा का अनुभव नहीं किया था। यहाँ तक कि वर्तमान कुटी स्वर्ग के मालिक ओल्ड इमोर्टल हुआ यू भी बेहद आश्चर्यचकित थे, क्योंकि प्रोफाउंड लिटरेचर ग्रोटो हेवन एक सूचना पथ ग्रोटो हेवन था और सभी प्रकार की जानकारी और सुराग इकट्ठा करने में सबसे विशिष्ट था। वे निश्चित रूप से किसी भी आक्रमण का पहले ही पता लगा लेंगे। हालांकि ओल्ड इमोर्टल हुआ यू और बाकी लोग इस आक्रमण से पूरी तरह से अनभिज्ञ थे, और वो शुआई के आश्चर्यजनक आक्रमण को एक उत्कृष्ट कृति भी माना जा सकता है। वह अपने फू इमॉर्टल्स को ग्रोटो स्वर्ग के विभिन्न क्षेत्रों में टेलीपोर्ट करने में सक्षम था, विभिन्न महत्वपूर्ण क्षेत्रों और प्रोफाउंड लिटरेचर ग्रोटो हेवन के गू इमॉर्टल्स पर हिंसक हमले शुरू कर दिया। ये घात अत्यंत सफल कहा जा सकता है। प्रोफाउंड लिटरेचर ग्रोटो हेवन को विनाशकारी नुकसान हुआ। न केवल शिक्षक जियांग जैसी सावधानीपूर्वक चुनी गई भविष्य की संभावनाएं नष्ट हो गईं, यहाँ तक कि प्रोफाउंड लिटरेचर ग्रोटो हेवन के अधिकांश गु अमर भी मारे गए। दृढ़ रहें, ये हमारा घर है, हम इसे नहीं खो सकते। मैंने पहले ही सुदृढ़ीकरण के लिए अनुरोध किया है, हम इन घृणित ठगों को सफल नहीं होने दे सकते। बूढ़ा अमर हुआ यू चिल्लाया, जिससे सैनिकों का मनोबल थोड़ा स्थिर हो गया। फिर उसने अपना मुंह खोला और अपनी जीभ घुमाई। पाठ के अक्षर उगल दिए। ये पात्र एक तूफान की तरह थे, क्योंकि उन्होंने ड्रैगन पैलेस को घनी ठंडी ऊर्जा से ढक दिया था। अमर हत्यारी चाल, ठंडे शब्द। जैसे ही ड्रैगन पैलेस इस कदम से प्रभावित हुआ, उसकी सतह पर ठंड की परतें जम गईं, जिससे इसकी गति बहुत धीमी हो गई। ठंड लगातार घनीभूत और फैलती रही, और पलक झपकते ही पहले से ही एक वयस्क के बछड़े जितनी लंबी हो गई। अगर ऐसा ही चलता रहा तो पूरा ड्रैगन पैलेस बर्फ में सील हो जाएगा। वो शुआई ने अपनी रक्षात्मक हथियारी चाल को सक्रिय करते हुए खर्राटे लिए। ड्रैगन पैलेस की सतह पर जमी बर्फ धीरे धीरे पिघलने लगी और ड्रैगन पैलेस की शक्ति बढ़ती रही, जिससे नारंगी रोशनी की किरणें निकलने लगी। नारंगी रोशनी ओल्ड इमोर्टल हुआ यू की ओर चली, जिसने तुरंत अपने द्वारा बोले गए शब्दों को बदल दिया और एक आंदोलन विधि का उपयोग किया। अमर हत्यारी चाल, त्वरित शब्द। अगले ही पल उसकी गति बढ़ गई और वह नारंगी रोशनी से पूरी तरह बच गया। अमर हत्यारी चाल, दुष्ट शब्द। बूढ़े अमर हुआ यू ने अपने मुंह से पात्रों के ज्वार उगल दिए। ये बैंगनी काले शब्द जहर के तीर की तरह थे, जो ड्रैगन पैलेस पर चले और विस्फोटित हो गए। गड़गड़ाहट। विस्फोटों की श्रृंखला ने ड्रैगन पैलेस को लगातार पीछे हटने के लिए मजबूर किया। उसी समय बड़ी मात्रा में जहरीला धुआं ड्रैगन पैलेस में घुस गया। वो शुआई मुख्य सीट पर बैठा था। वह ये देखकर घबराया नहीं और तुरंत इस खतरे को हल करने के लिए रक्षात्मक तरीकों को सक्रिय कर दिया। ओल्ड इमोर्टल हुआ यू की प्रतिष्ठा अयोग्य नहीं थी। उसके पास वास्तव में कुछ कौशल थे, जो अपनी जमीन खोए बिना ड्रैगन पैलेस का सामना करने में सक्षम था। स्वाभाविक रूप से ऐसा इसलिए था क्योंकि ड्रैगन पैलेस एक दास्ता पथ अमर गू हाउस था और दास्ता पहलू में सबसे कुशल था।
इसके अलावा वू शुआई ने 4 ड्रैगन जनरलों का खुलासा नहीं किया, हालांकि उन्होंने उन्हें पहले ही इकट्ठा कर लिया था। वह आमतौर पर ईविल ड्रैगन का उपयोग करता था, जो पहले से ही ड्रैगन पैलेस का तुरुप का इक्का बन गया था। दुष्ट ड्रैगन उग्र था। 2 स्वर्ग गठबंधन के फू इमॉर्टल्स हत्या और लूटपाट कर रहे थे। वू शुआई बिल्कुल भी जल्दी में नहीं थे, क्योंकि स्थिति उनके लिए बेहद अनुकूल थी। युद्ध जारी रहने के कारण बूढ़ा अमर हुआ यू अधिक चिंतित हो गया। वह जानता था कि वह पहले से ही ड्रैगन पैलेस से उलझ चुका है और प्रोफाउंड लिटरेचर ग्रोटो स्वर्ग को खतरे से बचाने के लिए उसे बाहरी ताकत पर निर्भर रहना होगा। लेकिन क्या सुदृढ़ीकरण समय पर पहुंच सका? बूढ़ा अमर हुआ यू सुदृढ़ीकरण की प्रतीक्षा कर रहा था, लेकिन वह जानता था कि ज्यादा उम्मीद नहीं थी। हालांकि उनकी एक उच्च प्रतिष्ठा थी और आसपास के ग्रोटो स्वर्ग बलों के साथ प्रोफाउंड लिटरेचर ग्रोटो स्वर्ग का संबंध भी काफी करीबी था, लेकिन इन लोगों से ऐसे मजबूत दुश्मनों के खिलाफ लड़ने में उसे मजबूत करने के लिए कहा जा रहा था। बूढ़े अमर हुआ यू ने खुद को उनकी स्थिति में रखा और सोचा, यदि आसपास के ग्रोटो स्वर्ग पर हमला किया गया और उससे सुदृढ़ीकरण के लिए कहा गया और दुश्मन 2 स्वर्ग गठबंधन था, तो वह भी संकोच करेगा। 2 स्वर्ग गठबंधन के फू इमॉर्टल्स ने कहर बरपाना जारी रखा। जैसे ही जीवित प्राणी नष्ट हो गए, युद्ध की लपटें हर जगह उठने लगी। ओल्ड इमोर्टल हुआ यू, यदि आपके पास कोई तुरुप का पत्ता बचा है तो उसका उपयोग करें। यदि आप अभी उनका उपयोग नहीं करते हैं, तो आप अपने ग्रोटो स्वर्ग को नहीं बचा पाएंगे। हा हा हा, वू शुआई बेतहाशा हंसी। बूढ़ा अमर हुआ यू चुप था, उसकी अभिव्यक्ति गंभीर थी। उनकी लड़ाई के दुष्परिणामों ने उनके आसपास की हर चीज को नुकसान पहुंचाया, जिससे ग्रोटो स्वर्ग द्वार की दीवारों में छेद दिखाई देने लगे, जो अंदर को बाहरी दुनिया से जोड़ते थे। अचानक वू शुआई की हंसी रुक गई और वह गुस्से में चिल्लाया, बूढ़ा बूढ़ा क्यूईसी। जैसे ही उन्होंने बोलना समाप्त किया, असीम क्यूई धाराएं बाहर से आई और एक विशाल हाथ में एकत्रित हो गईं। हाथ पहाड़ जितना बड़ा था और वह ड्रैगन पैलेस से टकराया और दूर तक उड़ गया। जिसके बाद ग्रोटो स्वर्ग के आकाश में ड्रैगन पैलेस की ओर देखते हुए एक लंबी और मजबूत आकृति दिखाई दी। क्यूई सागर पूर्वज। बूढ़े अमर हुआ यू ने ऊपर देखा और आश्चर्य और खुशी से कहा। क्यूईसी पूर्वज की उपस्थिति ने उसे आश्चर्यचकित कर दिया, लेकिन इसके बारे में ध्यान से सोचने पर उसे लगा कि यह स्वाभाविक है। क्यूईसी पूर्वज वू शुआई का सबसे बड़ा दुश्मन था। वह बैठकर वू शुआई को दोनों स्वर्ग की सेनाओं का नेतृत्व करते हुए जो चाहे वह करते हुए नहीं देखता था। गर्जन। ड्रैगन पैलेस पीछे चला गया, जबकि एविल ड्रैगन ने उसकी जगह ले ली। हालांकि क्यूईसी पूर्वज ने हमला करने के इरादे से अपने हाथ अपनी पीठ के पीछे रखे हुए थे। वू शुआई, अभी रुके, मैं आप सभी को पीछे हटने दे सकता हूं। अगर हम वास्तव में लड़ते हैं, तो आपके 2 स्वर्ग गठबंधन का अस्तित्व समाप्त हो जाएगा। आप। वू शुआई की उग्र आवाज ड्रैगन पैलेस से आई। क्यूईसी पूर्वज। दुष्ट ड्रैगन रुक गया। वू शुआई कुछ सोच रहा था। बूढ़े अमर हुआ यू ने बेहद कृतज्ञ दृष्टि से क्यूईसी पूर्वज की ओर देखते हुए राहत की सांस ली। क्यूईसी पूर्वज ने गहन साहित्य ग्रोटो स्वर्ग को संरक्षित करने और इसे खंडहरों में न बदलने देने के लिए ऐसा किया। यह आसान नहीं था। 2 स्वर्ग गठबंधन के फू इमॉर्टल्स हर जगह बिखरे हुए थे। क्यूईसी पूर्वज उन पर हमला करने का मौका ले सकते थे और 2 स्वर्ग गठबंधन को भारी नुकसान पहुंचा सकते थे, लेकिन क्यूईसी पूर्वज ने ऐसा नहीं किया। इसके बजाय उन्होंने गहन साहित्य को ग्रोटो स्वर्ग माना। इसके अलावा इससे पहले ओल्ड इमोर्टल हुआ यू कभी भी क्यूईसी पूर्वज के संपर्क में नहीं आया था। क्यूईसी पूर्वज ने मेरे जैसे बाहरी व्यक्ति के लिए ऐसी सुरक्षात्मक कार्रवाई की। वह वास्तव में एक प्रसिद्ध विशेषज्ञ और पूर्वी सागर के धर्मी पथ के नेता होने के योग्य है। बूढ़ा अमर हुआ यू बेहद प्रभावित हुआ। हालांकि अगले ही पल ईविल ड्रैगन ने हमला कर दिया और ड्रैगन पैलेस उसके पीछे पीछे चला गया। क्यूईसी पूर्वज, उस दिन की लड़ाई को बहुत लंबा समय हो गया है। फिर से मेरी चाल का सामना करो। वू शुआई चिल्लाया। नीच। बूढ़े अमर हुआ यू ने शाप दिया जब उसने वू शुआई को छिपकर हमला करते देखा।
लेकिन क्यूईसी पूर्वज मुस्कुरा रहे थे जैसे कि वह पहले से ही तैयार थे। आओ। बूम। अगले ही पल इविल ड्रैगन और ड्रैगन पैलेस एक मजबूत और ठोस क्यूई दीवार से टकरा गए। क्यूई दीवार टूट गई, लेकिन इविल ड्रैगन और ड्रैगन पैलेस की गति भी पूरी तरह से समाप्त हो गई। बूढ़े गीजर क्यूईसी, मुझे राहत है कि आप इतने ऊर्जावान हैं। हम बाद में लड़ेंगे। वू शुआई ने देखा कि वह कोई प्रगति हासिल करने में असमर्थ है और धीरे धीरे पीछे हटना शुरू कर दिया। ड्रैगन पैलेस और इविल ड्रैगन युद्ध के मैदान को छोड़कर ग्रोटो स्वर्ग से बाहर चले गए। दो स्वर्ग गठबंधन के फू इमॉर्टल्स ने अब और रुकने की हिम्मत नहीं की और पीछे हटना शुरू कर दिया। उन्हें डर था कि ड्रैगन पैलेस उन्हें इस खतरनाक जगह पर छोड़ देगा। वू शुआई का समूह तेजी से आया और युद्ध और बर्बादी की लपटों को पीछे छोड़ते हुए उतनी ही तेजी से चला गया। बूढ़े अमर हुआ यू ने आपदा राहत प्रदान करने और स्थिति को स्थिर करने में जल्दबाजी नहीं की। इसके बजाय वह क्यूई सागर पूर्वज की ओर उड़ गए और गहराई से झुके। पूर्वज, आपने दुश्मनों को खदेड़ने में हमारी मदद की। प्रोफाउंड लिटरेचर ग्रोटो स्वर्ग में हर कोई आपकी दयालुता के लिए आभारी है। क्यूईसी पूर्वज ने बूढ़े अमर हुआ यू का हाथ पकड़कर उसे ऊपर खींचते हुए उज्जवल रूप से मुस्कुराया। हम दोनों इंसान हैं, हमारे लिए एक साथ आना और विभिन्न मनुष्यों के खिलाफ एक दूसरे की मदद करना स्वाभाविक है। बूढ़े अमर हुआ यू ने घृणा से कहा, वू शुआई मानवता के शासन को पलटने की कोशिश कर रहा है। वह एक पागल और घृणित व्यक्ति है। वह प्रोफाउंड लिटरेचर ग्रोटो स्वर्ग में सभी का दुश्मन है। हम तब तक आराम नहीं करेंगे जब तक वह मर नहीं जाता। क्यूईसी पूर्वज ने सिर हिलाया। वर्तमान युग में अराजक समय आ रहा है, कौन इससे दूर रह सकता है? यह अच्छा है कि आपको इसका एहसास है। बूढ़े अमर हुआ यू ने अपनी मुट्ठियां पकड़ ली और फिर से झुकाया। इस दुनिया में अमरों को देखते हुए केवल पूर्वजों की शक्ति और प्रतिष्ठा ही हर जगह फैली हुई है। आपका नैतिक आचरण सम्मान के योग्य है। आज से गहन साहित्य ग्रोटो स्वर्ग आपकी आज्ञा पर होगा। हम आपकी व्यवस्था सुनेंगे। क्यूईसी पूर्वज मुस्कुराए। भाई हुआ यू, आइए अलग अलग इंसानों से लड़ने के लिए हाथ मिलाएं। हम अपनी मातृभूमि की रक्षा करेंगे और एक सुंदर भविष्य के लिए लड़ेंगे। रिवरेंड इंसानिटी चैप्टर 2010 5 क्षेत्रों को प्रभावित कर रहा है। आप ऑडियो बुक्स 108 देख रहे हैं। धोखेबाजों से सावधान रहें। अध्याय 2010 5 क्षेत्रों को प्रभावित करना। गहन साहित्य कुटी स्वर्ग। एक चाय समारोह सत्र चल रहा था। बूढ़ा अमर हुआ यू निचली सीट पर बैठा, जबकि उसने फैंग युआन को मुख्य सीट पर बैठने दिया। फैंग युआन ने गू इमॉर्टल्स के साथ बात करने के लिए क्यूईसी पूर्वज की पहचान का इस्तेमाल किया और पूर्वी सागर के ऊपर सफेद स्वर्ग के हिस्से के बारे में प्रत्यक्ष जानकारी प्राप्त की। चाय समारोह में भाग लेने वाले केवल प्रोफाउंड लिटरेचर ग्रोटो स्वर्ग के फू इमॉर्टल्स ही नहीं थे। क्यूईसी पूर्वज द्वारा दुश्मनों को खदेड़ने के बाद गू इमॉर्टल्स उन्हें मजबूत करने के लिए आते रहे। ये फू इमॉर्टल्स आसपास की सेनाओं से थे और प्रोफाउंड लिटरेचर ग्रोटो स्वर्ग को मजबूत करने में देर कर रहे थे, लेकिन ओल्ड इमॉर्टल हुआ यू ने उन्हें रुकने और इस चाय समारोह में शामिल होने के लिए कहा। क्यूईसी पूर्वज ने स्पष्ट रूप से कहा, वह पहले से ही स्वर्गीय न्यायालय के साथ गठबंधन कर चुका था और वू शुआई के भिन्न मानव गठबंधन के खिलाफ लड़ने और मानवता के धर्मी मार्ग की रक्षा करने के लिए दो स्वर्गों में मानव बलों की भर्ती करना चाहता था। ओल्ड इमॉर्टल हुआ यू स्वाभाविक रूप से इसका समर्थन करने वाले पहले व्यक्ति थे। अन्य ताकतों ने भी काफी जोश से प्रतिक्रिया दी। फू इमॉर्टल्स में से कई ने वू शुआई के हिंसक और अराजक गठबंधन से लड़ने के लिए क्यूईसी पूर्वज के गुट में शामिल होने की इच्छा भी व्यक्त की है। कुछ फू इमॉर्टल्स झिझक रहे थे, जबकि कई अन्य को किसी निर्णय पर पहुंचने के लिए अपने वरिष्ठों को रिपोर्ट करनी पड़ी। चाय समारोह खत्म हुआ। फैंग युआन परिणाम से काफी संतुष्ट थे। यदि वह दो स्वर्गों के कुटी स्वर्गों में हस्तक्षेप करना चाहता था तो पहला कदम महत्वपूर्ण था। वू शुआई के सक्रिय सहयोग से स्वर्ग के लगभग सभी दो फू इमॉर्टल्स ने वू शुआई की ताकत को पहचान लिया और असुरक्षित महसूस किया। सभी को एहसास हुआ कि वे इस आपदा से नहीं बच सकते, क्योंकि प्रोफाउंड लिटरेचर ग्रोटो हेवन जैसी शक्तिशाली शक्ति भी लगभग नष्ट हो गई थी।
यदि क्यूईसी पूर्वज ने मदद नहीं की होती तो गहन साहित्य ग्रोटो स्वर्ग का अस्तित्व समाप्त हो गया होता। अराजक समय आ रहा था और कोई भी इससे बच नहीं सकता था। केवल अराजकता की लहरों पर कदम रखकर ही वे जीवित रह सकते थे और मजबूत हो सकते थे। क्यूईसी पूर्वज को 5 ग्रोटो स्वर्ग बलों को मनाने के लिए केवल मामूली प्रयास की आवश्यकता थी। बेशक उन्हें एकीकृत करने के लिए कुछ और प्रयास करने होंगे, और लाभ वितरण और अन्य नियमों जैसे महत्वपूर्ण विवरणों को अभी भी अंतिम रूप दिया जाना बाकी था। फिर भी क्यूईसी पूर्वज की कार्रवाई ने पहले ही 2 स्वर्गों की सेनाओं में भारी बदलाव ला दिया था, यहाँ तक कि मानवता और विभिन्न मानव जातियों के बीच संघर्ष की समग्र स्थिति को भी प्रभावित किया था। हेनरी फैंग स्वाभाविक रूप से इस खबर को नहीं छिपाएंगे। जैसे ही चाय समारोह समाप्त हुआ, उन्होंने इस खबर को खजाने के पीले स्वर्ग में फैला दिया। एक पल में 5 क्षेत्रों की अमर दुनिया हिल गई। कुछ लोगों ने दुनिया की बदलती स्थिति और आसन अराजकता पर आह भरी, कुछ ने क्यूईसी पूर्वज के नेक कदम की प्रशंसा की और महसूस किया कि वह कंधे से कंधा मिलाकर चल सकते हैं। मानवता का नेतृत्व करने की जिम्मेदारी। कुछ वुशुआई के अगले कदम का अनुमान लगा रहे थे, और कुछ पूर्वी सागर की राजनीतिक स्थिति के बारे में सोच रहे थे। क्यूईसी पूर्वज को सार्वजनिक रूप से पूर्वी सागर में सबसे शक्तिशाली विशेषज्ञ के रूप में मान्यता दी गई थी। अब जब वह हेवनली कोर्ट के इतने करीब थे, तो पूर्वी सागर की धर्मीपथ सेनाएं इस रिश्ते का सामना कैसे करेगी? 5 क्षेत्रीय दीवारें खत्म हो गईं, स्वतंत्र 5 क्षेत्र एक में विलीन हो गए। किसी एक पक्ष में बदलाव से 5 क्षेत्रों की पूरी स्थिति बदल सकती थी। क्यूईसी पूर्वज जैसी पहचान और स्थिति वाले विशेषज्ञ का हर कदम पूरी दुनिया को गहराई से प्रभावित कर सकता है। पूर्वी सागर, शेन कबीला। क्या पूर्वज शेन शांग के ठिकाने का अभी भी कोई सुराग नहीं मिला है? शेन कांग शेंग ने आह भरते हुए कहा, मैं आपको दोष नहीं देता, क्यूई ज्वार हर जगह दिखाई दे रहे हैं। डिवाइन एम्परर सिटी एक बहुत ही कसकर संरक्षित क्षेत्र है। एक शेन कबीले गु इमोर्टल ने पूछा। पहले सर्वोच्च बुजुर्ग क्यूईसी पूर्वज ने पहले ही हेवनली कोर्ट के साथ गठबंधन कर लिया है। उन्होंने प्राइमोर्डियल ओरिजिन की सच्ची विरासत का उत्तरार्ध भी सौंप दिया है। हमें क्या करना चाहिए? शेन कांग शेंग ने उत्तर दिया, मैंने पहले ही सोंग क्यूई युआन, हुआ कै युन और अन्य प्रथम सर्वोच्च बुजुर्गों के साथ इस पर चर्चा की है। क्यूईसी पूर्वज हमारे पूर्वी सागर के विशेषज्ञ हैं, उन्हें स्वर्गीय न्यायालय द्वारा भर्ती नहीं किया जा सकता है। प्रत्येक कबीला अपने खजाने से खेती के संसाधनों का एक हिस्सा निकालेगा और पूर्वज के साथ अच्छे संबंध बनाने के लिए उन्हें एक बड़े उपहार में इकट्ठा करेगा। शेन कबीले के गु इमोर्टल ने इस पर कोई आपत्ति न करते हुए सिर हिलाया। क्यूईसी पूर्वज का अस्तित्व सबसे मूल्यवान था, उसकी युद्ध शक्ति के अलावा। ऐसा इसलिए भी था क्योंकि उसने क्यूई पथ की खेती की थी। वर्तमान में पूर्वी सागर की महाशक्तियां क्यूई पथ विकसित करने के बारे में सोच रही थी, और यदि उन्हें इस पहलू में क्यूई सागर पूर्वज की सहायता मिल सके तो उनके परिणाम दोगुने होंगे। फैंग युआन ने पहले एक शानदार प्रदर्शन किया। गु इमोर्टल दुनिया में हर किसी ने सोचा कि क्यूईसी पूर्वज को युवा पीढ़ी को मार्गदर्शन देना और समर्थन करना पसंद है। इससे पूर्वी सागर की महाशक्तियों को लगा कि इस मामले में उच्च संभावना है। पश्चिमी रेगिस्तान, फैंग कबीले का मुख्यालय। फैंग गोन की अभिव्यक्ति उदास थी, हम इतनी बड़ी कीमत चुकाने को तैयार हैं, लेकिन हेवनली कोर्ट अभी भी फैंग दी चांद को रिहा नहीं करना चाहता है। एकत्रित फैंग कबीले गु इमोर्टल्स में से एक ने कहा, पहले सर्वोच्च बुजुर्ग, मेरी राय में हेवनली कोर्ट बिल्कुल भी ईमानदार नहीं है। वे केवल समय के लिए रुक रहे हैं और हमें बेवकूफ बना रहे हैं। फैंग गोंग ने अपनी दाहिनी मुट्ठी मेज पर पटक दी। वह गुस्से में था लेकिन असहाय था। भाग्य युद्ध में फैंग कबीले का नुकसान सबसे बड़ा था। न केवल उन्होंने डिवाइन बीन पैलेस खो दिया, बल्कि उनके रणनीतिकार फैंग दी चांद को भी दुश्मन ने पकड़ लिया और अब तक उनकी कोई खबर नहीं थी। फैंग कबीले ने स्वाभाविक रूप से सोचा कि फैंग दी चांद को हेवनली कोर्ट ने पकड़ लिया था। इसके बाद उन्होंने गुप्त रूप से हेवनली कोर्ट से संपर्क किया और फैंग दी चांद को छुड़ाने के लिए एक बड़ी कीमत चुकाना चाहते थे।
लेकिन हेवनली कोर्ट हमेशा से उनके अनुरोध को रोकता रहा था। फैंग डी चांग फैंग कबीले के लिए बेहद महत्वपूर्ण था, उसके बिना फैंग कबीला एक रणनीतिकार के बिना होता। फैंग कबीले द्वारा डिवाइन बीन पैलेस को परिष्कृत करने के बाद उनके पास अपनी स्थिति बढ़ाने और पश्चिमी रेगिस्तान के धर्मी पथ के नेता बनने की संभावना थी। लेकिन डिवाइन बीन पैलेस और फैंग डी चांग चले गए, जिससे फैंग कबीले का नेता बनने का सपना नष्ट हो गया। फैंग गोंग बहुत बुरे मूड में था, खासकर क्यूईसी पूर्वज की हरकतों के बारे में सुनने के बाद। क्यूई सागर के पूर्वज ने पहले ही पूर्वी सागर का नेतृत्व करना शुरू कर दिया है, लेकिन मैं फैंग कबीले, हम बस एक ही स्थान पर रुके हुए हैं। फैंग गोंग असहाय महसूस कर रहा था। एकमात्र चीज जिसने उसे कुछ खुशी दी वह ये थी कि फैंग डी चांग ने पहले से ही भविष्य के लिए तैयारी कर ली थी और फैंग कबीले के ज्ञानपथ की विरासत फैंग यून को दे दी थी। चूंकि हेवनली कोर्ट फैंग डी चांग को रिहा करने को तैयार नहीं है, हम केवल फैंग यून को विकसित करने को प्राथमिकता दे सकते हैं। फैंग गोंग ने निर्णय लिया। वे अब और इंतजार नहीं कर सकते थे। समय किसी का इंतजार नहीं करता है। फू इमोर्टल, विशेष रूप से एक सक्षम ज्ञान पथ फू इमोर्टल को विकसित करने के लिए एक लंबे समय की आवश्यकता होती है। मध्य महाद्वीप, स्वर्गीय न्यायालय। किन डिंग लिंग ने बुद्धि की ओर देखा और मुस्कुराते हुए मन ही मन बुदबुदाया। फैंग कबीला वास्तव में फैंग डी चांग को वापस खरीदने के लिए इतनी बड़ी कीमत चुकाने को तैयार है। अगर उन्हें पता होता कि फैंग डी चांग को पहले ही बदल दिया गया है और अब वह फैंग युआन का क्लोन है, तो उन्हें क्या महसूस होगा। हेवनली कोर्ट को पहले से ही फैंग डी चांग की पहचान के बारे में पता था। वर्तमान दिव्य सम्राट शहर की सुरक्षा जेनेसिस लोर्ड्स इमोर्टल द्वारा की जाती थी, आदरणीय की इच्छा। उन्होंने पहले ही किन डिंग लिंग को इसकी सूचना दे दी थी। हालांकि फैंग डी चांग को डिवाइन बीन पैलेस की पेंटिंग में सील कर दिया गया था, उसके पास अधिकार का एक हिस्सा था और वह हठपूर्वक विरोध कर रहा था, यहाँ तक कि जेनेसिस लोर्ड्स की इच्छा भी इसके बारे में कुछ नहीं कर सकती थी। लेकिन ये जल्द ही खत्म हो जाएगा। किन डिंग लिंग मुस्कुराए। गु इमोर्टल बीजों का वह पिछला बैच जो हमने भेजा था, बहुत अच्छी तरह से विकसित हो रहा है। उनमें पहले से ही फैंग डी चांग को हराने की ताकत है। जब तक हम उसे पकड़ लेते हैं, हम फैंग युआन के मुख्य शरीर के स्थान की खोज के लिए उसके और फैंग युआन के बीच घनिष्ठ संबंध का उपयोग कर सकते हैं। स्पेक्ट्रल सोल गुप्त रूप से फैंग युआन के मुख्य शरीर की खोज कर रहा था, हेवनली कोर्ट भी वही कर रहा था। किन डिंग लिंग को पता था कि हेनरी फैंग इस समय खराब स्थिति में है और यह हेनरी फैंग को मारने का सबसे अच्छा समय है। यदि वे फैंग युआन को मार सकते हैं, तो इससे न केवल हेवनली कोर्ट की प्रतिष्ठा बहाल होगी, बल्कि युद्ध में भारी क्षति भी होगी। चाहे वह फैंग युआन, उसके गु कीड़े, उसके संप्रभु अमर एपर्चर, स्वर्ग और पृथ्वी के एकांत डोमेन आदि पर विभिन्न विरासतें हों, वे सभी चीजें थी जो स्वर्गीय न्यायालय चाहता था। फेरी जी वेई के स्थान पर किन डिंग लिंग हेवनली कोर्ट का नियंत्रण संभाल रही थी। हालांकि वह केवल भाग्य पथ पर चलने वाली गु इमोर्टल थी, उसने अपना सर्वश्रेष्ठ प्रयास किया और हर दिन व्यस्त थी। उसकी कड़ी मेहनत परिणाम दिखा रही थी। आंतरिक रूप से हेवनली कोर्ट 10 महान प्राचीन संप्रदायों का नेतृत्व कर रहा था, सक्रिय रूप से प्रतिभाओं को विकसित कर रहा था और उनकी ताकत को पुनः प्राप्त कर रहा था। बाह्य रूप से हेवनली कोर्ट पूर्वी सागर के साथ सहयोग कर रहा था। उन्होंने पहले क्यूईसी पूर्वज को शामिल किया, लेकिन कीमत प्राइमर्डियल ओरिजिन की वास्तविक विरासत का आधा था। वे जल्द ही फैंग डी चांग पर कब्जा कर लेंगे और फैंग युआन के मुख्य शरीर पर कब्जा करने की उनकी उम्मीदें स्पेक्ट्रल सोल से भी अधिक थी। सब कुछ बेहतर हो जाएगा। मेरा स्वर्गीय न्यायालय मानवता का सर्वोच्च नेता है और रहेगा। इस तरह के और अपडेट के लिए कृपया हमारे चैनल ऑडियो बुक्स 108 को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन सक्षम करें। धन्यवाद।